वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 8 की प्रश्नावली 8 राशियों की तुलना। देखिए 8 में हम 8.1 पढ़ चुके हैं और 8.2 के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ चुके हैं और कुछ रह गए, आज उन पर चर्चा करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को देखने वाली वीडियो को लाइक अवश्य रूप से किया करें। देखिए इस प्रश्नावली में हमें कुछ शब्द सुनने को मिल रहे हैं और कुछ सूत्र मिल रहे हैं, तो पहले इन सूत्रों से संबंधित बात करेंगे। देखिए एक शब्द सुनने को मिलता है क्रय मूल्य, मतलब समझेंगे मतलब क्या होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, और सूत्र कैसे बनते हैं ये बात देखेंगे। और एक होता है अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, और एक शब्द मिला था हमें बट्टा, है ना, और एक मिलता है टैक्स, टैक्स या कर, बट्टा या छूट। क्या होता है बट्टा या छूट, समझ में आया? हाँ जी। देखिए मतलब समझेंगे अंकित मूल्य, किसी वस्तु पर कितना रुपया लिखा हुआ है यह इसका क्या कहलाता है? अंकित मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी वस्तु पर कितना रुपया लिखा हुआ है यह उसका क्या कहलाएगा? अंकित मूल्य कहलाएगा। और क्रय मूल्य, कोई वस्तु कितने रुपए की आप खरीद रहे हैं तो वह वस्तु का मूल्य क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। कितने रुपए की आप खरीद रहे हो ये क्रय मूल्य कहलाएगा, और कितने रुपए की बेच रहा है दुकानदार वह क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। कोई वस्तु लेने गए तो आप खरीद रहे हैं तो ये आपके लिए तो क्रय मूल्य हुआ, और दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। और एक होता है लाभ, लाभ का मतलब समझते हो? शुद्ध हिंदी में बात किया तो फायदा, है ना, और हानि का घाटा। क्या होता है? घाटा। और बट्टा और छूट क्या होती है? बट्टा या छूट ये कहे कि कोई वस्तु 120 रुपए की है, आप 100 रुपए की ले जाइए तो उसमें 20 रुपए का क्या मिलेगी आपको? छूट मिल गई। क्या मिल गई? छूट, या उसको क्या बोल सकते हो? बट्टा बोल सकते हो। ठीक है। टैक्स या कर, ये हमें अतिरिक्त देना पड़ता है। कहा जाए कि कोई वस्तु 100 रुपए की है तो इस पर 5% टैक्स लग रहा है, टैक्स लग रहा है, तो वो टैक्स हमारे द्वारा दिया जाएगा, तो उसके रुपए हमको देने पड़ेंगे और वो सरकार के खाते में जाते हैं, वो रुपए आएंगे सरकार के खाते में जाएंगे। ठीक है। देखिए सूत्र अब बनते कैसे हैं, तो देखिए एक वस्तु का अंकित, देखो ये देखिएगा लाभ और हानि। देखिए लाभ कब होगा? लाभ जब होगा जब हम कम की वस्तु खरीद के लाएं और ज्यादा में बेचें, तभी तो लाभ होगा, हाँ। और हानि कब होगी? तब अधिक की खरीद के लेके आए और कम की बेच पाए, तब क्या होगी? हानि होगी। और मैं घटाने की बात करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं बड़े में से छोटी राशि घटेगी। क्या घटेगी? बड़े में से छोटी राशि घटेगी। तो देखिए लाभ, लाभ का सूत्र होता है, अब लाभ के लिए बड़ा क्या होगा? क्रय मूल्य बड़ा होगा या विक्रय मूल्य? बोलो विक्रय मूल्य। क्या बड़ा होगा? विक्रय मूल्य। तो लाभ का सूत्र बन जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय। क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि का क्या सूत्र बन जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब थोड़ी सी समस्या आती है यहाँ, कैसे याद रखा जाए। देखो मैंने अभी एक बात बताई आपको कि हम हमेशा बड़े में से छोटी राशि घटाते हैं, बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो देखो लाभ होगा तो लाभ कब होगा? तो विक्रय मूल्य अधिक हो, जैसे मैं 100 रुपए की खरीद के लाया और 120 रुपए में बेचती, तभी तो लाभ हुआ। तो विक्रय मूल्य यहाँ क्या हो गया? अधिक। क्या हो गया? अधिक। तो विक्रय मूल्य अधिक हो गया, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। और इसी प्रकार हानि की बात की जाए तो हानि कब होगी? हानि तब होगी तब हम अधिक की खरीद के लाए और कम की वस्तु क्या हुआ? बेच पाए। तो अधिक की खरीद के लाए तो क्रय मूल्य का मान क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? तो क्रय मूल्य माइनस। एक ही बात ध्यान रखनी है कि बड़े में से छोटी राशि घटाते हैं। ठीक है। अब प्रतिशत में और पूछा जाता है, लाभ प्रतिशत पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? लाभ। तो
लाभ प्रतिशत का सूत्र होगा लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। और हानि प्रतिशत की बात की जाए तो हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। देखिए लाभ हो अथवा हानि हो दोनों बातें हमारे क्रय मूल्य के ऊपर निर्भर करती हैं। लाभ हो रहा है तो भी क्रय मूल्य के ऊपर निर्भर करेगा, हानि हो रही होगी तो भी क्रय मूल्य के ऊपर निर्भर करेगा। इसीलिए लाभ प्रतिशत का सूत्र होगा लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 और हानि प्रतिशत का सूत्र होगा हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। बात समझ में आएगी। अच्छा, अब हमें एक प्रश्न में बट्टा राशि ज्ञात करनी होती है। क्या राशि ज्ञात करनी होती है? बट्टा। तो कितने रुपए का बट्टा मिल गया? तो क्या सूत्र होगा अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब समझो इसको, जैसे मैंने अभी यार आपके सामने एक एग्जांपल दिया था कि कोई वस्तु पर 120 रुपए लिखा हुआ है और उसे आप 100 रुपए में ले लेते हैं तो 20 रुपए की क्या मिल गई आपको? छूट हो गई। फायदा नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? छूट। क्या मिल गई? छूट मिल गई। तो बट्टा का सूत्र क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य की राशि कैसी होगी? अधिक, और क्रय मूल्य की राशि कैसी होगी? कम होगी। उस पर लिखा ज्यादा था, हमें कम में मिल गया, तो कम अधिक में से कम को घटाएंगे तो अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? बट्टा। कर, कर क्या होता है? कर के लिए हमें अतिरिक्त रुपए देने होते हैं, है ना। तो किसी वस्तु पर अंकित मूल्य है और उसका क्रय मूल्य बात करें, देखो जैसे क्रय मूल्य तो अंकित मूल्य प्लस क्या होगा? कर। कर कहें या टैक्स कहें, बात की समझते हो ना? हाँ, तो अंकित मूल्य है जैसे 100 रुपया लिखा हुआ है और 5 रुपए का उस पर टैक्स लग रहा है तो आपको कितने की पड़ेगी? वो 105 की। कितनी पड़ेगी? तो इसलिए अंकित मूल्य प्लस कर जुड़ के क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। इतनी सी बात समझ में आई? तो आप लिखने की कोशिश करें इन सूत्रों को और ये आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। देखो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में कहा गया है कि मीनू ने 2 पंखे 1200 रुपए प्रति पंखे की दर से खरीदे। यानी उसने 2 पंखे खरीदे और दोनों पंखे 1200 रुपए प्रति पंखे की दर से खरीदे और एक पंखे पर 5% की हानि होती है और दूसरे पंखे पर 10% का लाभ होता है। तो बताइए कि इस पूरे सौदे में उसे कुल लाभ हुआ अथवा हानि। ये प्रश्न है ना। यानी कि उसने 2 पंखे खरीदे, कितने कितने के हिसाब से? 1200। पहला पंखा भी 1200 का आया है और दूसरा पंखा भी 1200 का। और पहले पंखे पर उसे 5% की हानि हो गई और दूसरे पंखे पर 10% का क्या हो गया? तो जो टोटल सौदा हुआ उसका दोनों पंखों का, तो दोनों पंखों पर लाभ हुआ है अथवा हानि हुई है। इस बात की हमें गणना करनी है इस प्रश्न के अंतर में। बात समझ में आई? तो देखिएगा, देखिए मैं एक एक करके बात करें। पहले पंखे का क्रय मूल्य, पहले पंखे का कितना हो गया? 1200 रुपए में खरीद के लेके आया था। तो पहले पंखे का क्रय मूल्य 1200 और पहले पंखे पर क्या होती है? उसे हानि। क्या होती है? हानि होती है। कितने की? 5% की। तो हम ज्ञात करेंगे कि हानि कितने रुपए की होगी। क्या ज्ञात करेंगे? हानि कितने रुपए की होगी? 5% की हुई है। कितने पर? 1200 पर। तो क्या क्या हो गया ज्ञात? 1200 का 5%। क्या ज्ञात हो जाएगा? 1200 का 5%। समझ में आया ना? क्योंकि 1200 रुपए क्रय मूल्य है, 1200 रुपए खरीद कर लाया, उस पर 5% की हानि होती है तो 1200 का 5% ज्ञात करेंगे। तो देखो 1200 का की जगह पे इंटू 5% हटाएंगे तो 100 को 2 जीरो से बरपन 60, यानी कि 60 रुपए की उसे क्या हो गई? हानि। क्या होगी? 60 रुपए की हानि होगी। बात समझ में आ गई? तो देखिए अभी यार हमने हानि का सूत्र लिखा था। क्या लिखा था? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यही तो लिखा था। देखो हानि कितने रुपए की हो रही है? 60 और क्रय मूल्य कितना था हमारा? 1200 और विक्रय मूल्य नहीं पता है तो विक्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य। पास समझ में आई?
अब करना पड़ेगा पक्षांतरण। विक्रय मूल्य माइनस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, क्या हो जाएगा प्लस का। और 1200 और ये 60 प्लस की है उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की। तो विक्रय मूल्य बराबर, देखिए अथवा हम यहाँ डायरेक्ट भी सूत्र लिख सकते थे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, ये भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करो या डायरेक्ट लिखो। हाँ क्या डायरेक्ट लिखें, विक्रय मूल्य बराबर, देखो विक्रय मूल्य माइनस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा और हानि उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की। तो सूत्र लिख सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, क्या लिख सकते हैं क्रय मूल्य माइनस हानि। नहीं आया समझ में, ये ऐसे लिखना आया या डायरेक्ट लिखें मतलब ऐसे ठीक है, चलो तो ऐसे ही ठीक। 1200 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 1140। तो पहला पंखा कितने में बेच पाया उसने 1140 में, कितने में बेच पाया। अब इसी प्रकार दूसरे पंखे की बात करें तो देखिए, अब दूसरे पंखे की बात कर रहे हैं, दूसरे पंखे का क्रय मूल्य कितना था 1200 ही था, दूसरे पंखे का क्रय मूल्य कितना था 1200, लेकिन उस पर लाभ हो रहा है, और लाभ कितना हो रहा है 10%। तो लाभ के रुपए निकालेंगे कितने रुपए का, तो 1200 भाई तो हो रहा है 1200 हो गया, तो लाभ निकालेंगे, लाभ कितने का, तो 1200 का 10%, 1200 का 10%। तो 1200 का की जगह पे इंटू 10% हटाएंगे तो 100 का 20 से 12 का 10 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा, अर्थात दूसरे पंखे पर 120 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ हुआ तो लाभ का भी सूत्र हमने क्या लिखाया था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए लाभ कितने का हुआ है 120, विक्रय मूल्य कितना है हमें नहीं पता, कहाँ पता 1200 क्या था क्रय मूल्य था, मैंने 700 शब्दों में लिखा है क्रय मूल्य माइनस के 1200। देखिए 120 ये माइनस के 1200 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का, क्या हो जाएगा प्लस का, बराबर विक्रय मूल्य बराबर 1200 और 120 कितना हो जाएगा 1320, कितना हो जाएगा बराबर विक्रय मूल्य। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, दूसरे पंखे का विक्रय मूल्य कितने का हो गया 1320। बोलो इतनी सी बात समझ में आई गया। ओहो थोड़ा सा वीडियो में कट रहा है, और कितना कट रहा है, बस इतना कट रहा है, बस बाकी तो आ रहा है, बाकी सब आ रहा है। देखिए इधर कितना हो जाएगा 1320 बराबर विक्रय मूल्य। बोलो बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई। पहले पंखे पर हानि हो रही तो हानि निकाली, हानि के रुपए क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं, सीधी सीधी बात है, और लाभ के रुपए विक्रय मूल्य में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो देखो अब लिखना बंद करो, बाद में लिखना, समय नहीं मिलेगा आपको लिखने को, है ना। और वीडियो में भी देखने वाले विद्यार्थी ध्यान दें कि साथ ही साथ ना लिखें, आराम से वीडियो रोक करके तसल्ली से लिख सकते हैं, उनको तो कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे मैं समझा रहा हूँ तो केवल समझने पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और आराम से पूरा सवाल हो जाए, उसके बाद में वीडियो रोक के तसल्ली से लिखा करें, और लिखा जरूर करें। क्या है मैंने देखा है कि कुछ विद्यार्थी पढ़ते हैं वीडियो से यूट्यूब पर तो लिखते नहीं है। अब प्रश्न को लिखोगे नहीं तो फिर कैसे समझ में आएगा, फिलहाल समझ में रहेगा, थोड़े से समय के लिए ध्यान में रहेगा, या लिखेंगे आप और अच्छे से लिखोगे तो लंबे समय तक याद में रहेगा। तो ध्यान रखना लिखना जरूरी है। देखिए अब मैं कुल क्रय मूल्य की बात करूं, कुल क्रय मूल्य दोनों पंखों का, हाँ कुल का मतलब क्या हो जाएगा दोनों पंखों का, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, पहला पंखा भी 1200 में आया, दूसरा पंखा भी 1200 में आया, तो दोनों पंखे कितने में आ गए 2400 रुपए में। और अब मैं बात करूं इसी प्रकार कुल विक्रय मूल्य की, क्या की बात की जाए कुल विक्रय मूल्य की। तो देखिए पहले पंखे का विक्रय मूल्य कितना आया था 1140, दूसरे पंखे का विक्रय मूल्य कितना आया है 1320, दोनों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा 2 2 4 6 3 1 4 और 1 1 2 2460। अच्छा अब देखिए दोनों पंखों को खरीद कर लेकर आए थे हम 2400 रुपए में, और दोनों बिच गए कितने में 2460 में। तो आप ही बताइए लाभ हुआ अथवा हानि हुई, क्या हुआ लाभ हुआ। 2400 में लेके आया 2460 में बिच गए,
क्या हो गया लाभ। तो लाभ का सूत्र क्या बताया था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या बताया था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिएगा विक्रय मूल्य कितना था 2460 और क्रय मूल्य कितना था 2400, तो कितना बचेगा 60। अतः कुल सौदे में 60 रुपए का लाभ होता है। कुल सौदे में 60 रुपए का लाभ। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। लिख सकते हो आराम से। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 8 में कहा गया है कि किसी दुकान पर एक जोड़ी स्किट्स का मूल्य, स्किट्स कहा गया है पहिए वाले जूते, हाँ, किसी दुकान पर एक जोड़ी स्किट्स का मूल्य 450 रुपए है और इस पर 5% बिक्री कर वसूला जाता है, तो बिल की देय राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या है कि एक क्रय मूल्य है या मैं कहूं अंकित मूल्य है कितना 450, उस पर 450 रुपए लिखा हुआ है, ठीक है, अंकित मूल्य 450 और बिक्री कर वसूला जाता है कितना 5%। बिक्री कर कितना 5%। मैंने अभी बता कर कहें या टैक्स कहें, बिक्री कर बात एक ही हुई, कर है ना, कई तरह के कर होते हैं, ठीक है। तो बिक्री कर कितना है 5%। तो हम ज्ञात करेंगे कि बिक्री कर है वो कितने रुपए का बन जाएगा। 450 पर कितना बन रहा है 5%, तो 450 का 5% ज्ञात करेंगे। तो 450 का की है पे 5% टाइम्स का 1 जीरो से 5 दूने 45 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूआ 4 और 2 दूआ 4, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 5 दूने कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। यानी कि 22.5 रुपए का क्या हो गया बिक्री कर हो गया। क्या हो गया बिक्री, हाँ, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूने 2 में भाग दो 45 का, 45 में भाग देंगे 2 का, आ गया ना। बस देखिएगा अब उसने कहा है कि बिल की कुल देय राशि ज्ञात कीजिए। कुल राशि मैं कहूं कुल, तो देखिए अंकित मूल्य कर क्या होगा जुड़ेगा, अभी बताया था कर क्या होता है जुड़ जाता है। तो 450 की तो वैसे ही आ रही थी और 22.5 रुपया क्या होगा इसके टैक्स के जुड़ जाएंगे। तो ये कितना का हो जाएगा 1.5 2 5 और 2 7, 472.5 रुपए की हो जाएगी। समझ में आएगी बात। तो देख लो 450 में कर की राशि होगी वो जुड़ जाएगी बराबर कुल विक्रय मूल्य कहूं मैं, तो क्या बोल सकता हूँ कुल विक्रय मूल्य अथवा क्रय मूल्य।